योगी भाई, लोग कहते हैं हरियाणा दूध गांव का देश है। हरियाणा वो देश है, राज्य है जो देश में जाना जाता है कि यहाँ से खिलाड़ी निकलते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है, क्योंकि इस देश में, इस राज्य में इतने खिलाड़ी निकल कर आ गए हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक में मेडल दिया। उसमें से एक आप योगी भाई आप भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। योगी भाई, आपने खेला भी, पदक जीता, इलेक्शन भी लड़े आपने, आप राजनीति में भी कदम रखा आपने। आसान क्या है पदक जीतना? आपको लगा कि थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ी है, पॉलिटिक्स में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, आसान कुछ भी नहीं है। और अगर आप कुश्ती की देखोगे तो कुश्ती में ओलंपिक मेडल जीतने में मेरे को नहीं पता कितना संघर्ष किया है। इतना संघर्ष किया है, इतनी इंजरी हुई हमें कि हम खुद भूल गए। अगर हम गिनती करें तो कितनी इंजरी लगी हुई हमें, तो हम भूल जाते हैं गिनते गिनते। और दिन रात एक दिन में 6 7 8 घंटे मेहनत करनी। राजनीति भी मुश्किल है, और खेल और ओलंपिक मेडल जीतना तो एक हर खिलाड़ी का सपना होता है कि ओलंपिक मेडल जीते। और किस्मत वाले कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनको ओलंपिक मेडल मिलता है। जब बच्चा पहली बार किसी भी खेल में जाता है तो उसका यही सपना होता है कि वो देश के लिए मेडल जीते। लाखों करोड़ों बच्चे कोई ना कोई खेल खेलते हैं और ओलंपिक मेडल जीतना चाहते हैं सभी। तो खेल, मैं नहीं कहूँगा खेल मुश्किल आसान है, और खासकर कुश्ती जैसा खेल जहाँ पे तपस्या करनी पड़ती है। हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है? क्योंकि जितने दमखम खेल वाले हैं, चाहे वो बॉक्सिंग की बात में कर लो या कुश्ती की बात में कर लो, इस मिट्टी से बच्चे ज्यादा निकलते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो हमारे लोग हैं तो संघर्ष करने की क्षमता और ज्यादा उसमें, और जो जुनून है ना, जिद है, जिद ही कामयाब बनाती है इंसान को। यहाँ पे आज अगर आप बच्चे जाओगे, सुबह अगर आप जाओगे किसी भी अखाड़े में, किसी हॉकी के ट्रैक पे या कहीं भी जाओगे आप, तो आपको सुबह 5 बजे बच्चे मिलेंगे। 8 8 10 10 12 साल के बच्चे आपको मिलेंगे। मैं अकेडमी चलाता हूँ। सुबह 5 बजे हमारी जब सुबह क्लास स्टार्ट होती है, तो जो गांव के नज़दीक के बच्चे हैं, 8 9 साल के बच्चे, वो सुबह हमसे पहले मिलते हैं वहाँ पे आए हुए। तो वो बच्चे मेडल जीतना चाहते हैं, और वो मेडल की जो भूख है वही उनको सुबह उठाती है, और उनको वो चलना सिखाती है, वो उनको लड़ना सिखाती है। तो मेरा मानना है कि जो इस मिट्टी में एक लड़ने की क्षमता है हमारी मिट्टी में, वही हमें मेडल दिलाती है, वही संघर्ष हमें मेडल दिलाता है। एक दौर था जब आप रिंग में उतरते थे, आपके साथी सुशील कुमार जब उतरते थे, तो पदकों की एक संख्या लगती थी कि हाँ। लेकिन कुछ सालों से देखने में ये नजर आ रहा है कि कुश्ती में कुछ मिसिंग सा है। हम कहाँ गलती कर रहे हैं कि मेडल की संख्या हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं? कुश्ती में देखिए, सुशील की और मेरी जो कुश्ती की स्टार्टिंग में एक साथ हुई है। 99 में अंडर 17 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे सुशील में। तब हम ओलंपिक की बात करते थे तो लोग हमारा मजाक बनाते थे, क्योंकि जब तो इंटरनेशनल होना बहुत बड़ी बात था, ओलंपिक में जाना ही बहुत बड़ी बात था। और जब हमने, हमारे जो कोच साहब थे वो बोलते थे कि भाई ओलंपिक मेडल लेके आएंगे, तो लोग मजाक बनाते थे कि इनको यही झूठ बोलने का काम है। पर वो चीज़ें सच हुई। हमने मेहनत की, भगवान ने हमारी सुनी आशीर्वाद मिला। सुशील ने मेडल जीता, मैंने मेडल जीता, और जो मेडल का सिलसिला आज भी बढ़ता है। आज भी जहाँ भी हमारे बच्चे जाते हैं, और खासकर लड़कियों की कुश्ती हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बड़ी है। जहाँ भी हमारे पहलवान जाते हैं तो मेडल लेके आते हैं। और लगातार 5 ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक से और आज तक पेरिस ओलंपिक तक लगातार कुश्ती मेडल के साथ आई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये हमारे लिए। और पर मेरा मानना है कि पिछले 1 1.5 साल से जो कुश्ती में जो गिरावट आई है, तो वो बड़ा एक दुखदायी हमारे लिए। एक कुश्ती बड़ी अच्छी दिशा में थी, और हमारा मानना था कि इस ओलंपिक में हम 2 या 3 मेडल जीत सकते हैं, पर वो नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं जो कमी है वो दूर हम कुश्ती के लोग ही, जो कुश्ती के जो परिवार वाले हैं, वो इसको दूर कर सकते हैं। राजनीति की जो एंट्री हुई है कुश्ती में, ये एक वजह मानते हैं? क्योंकि जो हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी जो चली आ रही है, वो चेहरे जिनसे उम्मीद थी कि वो आगे जाके ओलंपिक में और मेडल लेकर आएंगे, मैं खुल के नाम लेता हूं, बजरंग पुनिया उसमें एक बहुत बड़ा नाम है, जिनसे उम्मीद थी कि देश के लिए बहुत बड़ा आगे पदक लेकर आएंगे, वो योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार से आगे निकलेंगे। लेकिन गलती कहाँ हो गई? देखिए, जब आप किसी दूसरे के हाथों में खेलने लग जाते हो तो गलतियां होंगी। और पीछे जो आंदोलन था इन पहलवानों का, वो कुछ आरोप लगाए थे उन्होंने कुश्ती के जो अध्यक्ष थे ब्रजभूषण पे, हरासमेंट के, सेक्सुअल हरासमेंट के। वो कोर्ट में केस था, उसके बाद भी इन्होंने प्रदर्शन किया। और ये खासकर मैं कांग्रेस का नाम लूंगा, जो विपक्ष थे उनके हाथों में खेले, और लोग और इनकी बातों को समझ गए। जो आरोप लगाए हैं अगर वो कोर्ट में है,
जो दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए, मैं ये बोलता हूँ। और वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पर उसके बाद भी जिस तरीके से पूरी कुश्ती इस देश में और पूरी दुनिया में बदनाम हुई है, खासकर मैं तो कहूँगा इन पहलवानों ने बहुत ज़्यादा नुकसान कुश्ती को किया है। और ये कांग्रेस के हाथों में खेल लिया। जब हमारी संसद का जिस दिन उद्घाटन होना था, उस दिन की पूरे देश में, जो पूरी दुनिया में एक हमारी संसद दिखाई जानी थी, उस टाइम पे उन्होंने प्रदर्शन किया और पूरे देश में, पूरी दुनिया में कुश्ती की छवि खराब हुई, हिंदुस्तान की छवि खराब हुई, तो बड़ा गलत था। उसके बाद ये अभी कांग्रेस ने ज्वाइन की है, तो इनकी पूरी सच्चाई का पता भी लग गया लोगों को कि ये क्या चाहते थे, और उसका कांग्रेस उसका फायदा उठाने की सोचती थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस उसका नुकसान ही हुआ है। राहुल गांधी कितने पसंद है आपको? उनकी बात समझ में आती है, उनकी नीति समझ में आपको आती है? देखिए, पसंद नापसंद की बात तो उनके ना तो कोई नीति समझ में आती, ना कोई बात समझ में आती, क्योंकि समझदारी वाली बात वो करते ही नहीं। और अब साथ में प्रियंका जी भी आ गई, उनकी भी ऐसी बातें हैं। उनको तपस्या का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि एकलव्य और द्रोणाचार्य के बीच क्या बात हुई थी। अंगूठा मांगने की बात पे वो बोलते कि द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा काटा था। और तपस्या की बात का नहीं पता, क्योंकि तपस्या के बारे में वही जानता है जिसने तपस्या की हो, चाहे वो खेल में की हो, चाहे शिक्षा में की हो, चाहे कहीं कहीं भी, क्योंकि तपस्या बिना आदमी कामयाब नहीं होता। बीजेपी का तो ये कहना है ना कि राहुल जी का होना विपक्ष में उनकी जीत में चार चांद लगाता है। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि राहुल जी ही इतनी मेहनत कर देता है आपके लिए। देखिए, राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके भाषण से लोग बोर नहीं होते, इंजॉय करते हैं। और चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे बीजेपी वाले हों, तो उनकी बात सुन के अपने आप रिलैक्स महसूस करते हैं, थकावट दूर हो जाती है। सुबह से शाम तक हम कहीं जाते हैं, कहीं रैली करते हैं, कहीं लोगों के बीच में जाते हैं, शाम को 2 मिनट का उनका भाषण सुनिए, कोई ना कोई बात ऐसी आती है जिससे पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है और अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। कोई तो एक जोक सुना है जिससे अपनी थकान मिटा सकते हैं। अच्छा, मुझे याद है क्योंकि वो सेशन हमारे चैनल पर हुआ था, न्यूज 18 इंडिया पर हुआ था। आप और विजेंदर भाई उस समय बहुत विरोध कर रहे थे थाली बजाने का और दिया दिखाने का। आज आपके साथ हैं, ऐसा क्या मंत्र फूका आपने कि वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर आपके साथ आ गए? देखिए, मैं बताऊं कि मैं आपकी बता दूं, अपनी बता देता हूं। मैं कांग्रेस में, बीजेपी में आने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि बीजेपी में जो चीज़ है विचारधारा है, विचारधारा के साथ ही लोग जुड़ते हैं। मेरी विचारधारा बीजेपी से मेल खाती है। हम सनातनी हैं और खुल के सनातन का समर्थन करते हैं, क्योंकि हम अपने धर्म से हैं, अपने देश से हैं। हम अपने जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उस पर हम चलेंगे तो ज्ञान की भी वृद्धि होगी, हमारे संस्कारों की भी वृद्धि होगी। अपने हमें जब हमारी जो सनातन संस्कृति है जिसको हम लेके चलेंगे। और विजेंदर पता नहीं क्यों कांग्रेस में गया था, और सबकी अपनी इच्छाएं भी होती हैं जाने की। तो हमारा कांग्रेस में आने का यही था। हमने देखा कि हमेशा सबसे पहले देश को आगे रखते हैं, परिवार की चीज़ें बाद में, पहले देश है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देश को लेके हम आगे बढ़ते हैं। और विजेंदर की वापसी मतलब बीजेपी में है तो बड़ी अच्छी बात है। और कुछ उसके मन में उसने देखा कि भाई मैं काम हूँ। खिलाड़ी तो एक देश के लिए कुछ कुछ करने का जज्बा रखता है, खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतता है, तो तिरंगा सम्मान हमेशा खिलाड़ी करता है। और जो भी तिरंगा सम्मान करता है, तो मैं मानूंगा कि वो कभी भी बीजेपी के और सनातन के खिलाफ नहीं रह सकता, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हैं वो देश के लिए खेलते हैं। और हमारी जो संस्कृति है उससे हम बचपन में हम अपने गुरुजी के, अपने माता पिता के हम पैरों में हाथ लगाते हैं। जो हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया, जन्म से वो चीज़ें हमें सीखने मिली हैं। ये ऋषि मुनियों का देश है और उनके अनुसार चलना, उनके जो आदर, जो उनकी बताई बातें थी, जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, उनके अनुसार हम चलेंगे तो हम खुद भी सेफ रहेंगे और अपने परिवार की भी इज्जत कर सकते हैं, अपने देश की भी इज्जत कर सकते हैं, अपने देश का मान सम्मान रख सकते हैं। बिल्कुल, आपकी एक मुहिम भी आपने शुरू की है कि जो खिलाड़ी होते हैं, ये योगेश्वर का एक पहल है। वो पहल क्या है एग्जैक्टली? देखिए, खिलाड़ी, मेरा मानना है कि, और मैं आपको बता दूं कि जैसे क्रीड़ा भारती का मैं हरियाणा का अध्यक्ष हूँ जी। और क्रीड़ा भारती का एक ही उद्देश्य है कि खेल से इंसान, खिलाड़ी निर्माण देश का, और देश से, खेल से देश का निर्माण। खेल से हम निर्माण चाहते हैं, खेल से चरित्र का निर्माण और चरित्र से राष्ट्र निर्माण। तो क्रीड़ा भारती का ये उद्देश्य है कि खिलाड़ी होने के साथ साथ हमारा जो चरित्र है वो भी अच्छा होना चाहिए और देश के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। सभी ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते, पर हम सभी इस देश की सेवा कर सकते हैं, इस हमारे जो समाज की, इसकी सेवा कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जब हम सब भी अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, तो देश आगे बढ़ने से, इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपने देश आगे बढ़ाने की बात की, आप सीनियर खिलाड़ी हैं, क्या कभी आपने विनेश फोगाट को या बजरंग पुनिया से बात नहीं की, रोकने की कोशिश नहीं की, समझाने की कोशिश नहीं की? देखिए, उनके साथ मैं बताता हूँ, क्योंकि कभी भी हम कोई दो तरह की बातें नहीं करता मैं। दूरियां उनके साथ पहले ही बन चुकी थी हमारी,
और जब आंदोलन ने स्टार्ट किया, पहले दिन उन्होंने पता नहीं मेरा नाम किस वजह से लिया कि मैं फेडरेशन की गोद में बैठा हूँ, तो मेरा फेडरेशन कोई वास्ता रहा नहीं था। जब 2016 रियो ओलंपिक के बाद मैं अपनी अकेडमी चलाता था, पहले नौकरी करता था, उसके बाद फिर राजनीति में था, तो फेडरेशन कोई मेरा मतलब नहीं था। पर पता नहीं वो क्यों वो बोले कि वो तो फेडरेशन की गोद में बैठा। और मेरा मानना है कि वो जो आरोप लगाए उसके साथ उनका एक उनकी नज़र इसकी कुर्सी पे भी थी, फेडरेशन की जो कुर्सी थी वो इसका अध्यक्ष बनना चाहते थे, इस चीज़ को लेना चाहते थे और सोचे कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनको साइड में करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो वही कारण हो सकता है। और समझा उसको जाता तो समझदार हो, और जो समझना ही नहीं जाता उसको हम नहीं समझा सकते। क्योंकि ये दुनिया शायद नहीं जानती है, क्योंकि मैंने देखा है इसको कि बजरंग पुनिया को अपने छोटे भाई की तरह, बच्चे की तरह ट्रेन किया है। कई घंटों आपने ट्रेनिंग दी है, वो तो मैंने खुद कैमरे में भी कैद किया हुआ था। बजरंग से बात नहीं होती, दुख नहीं होता है कि क्यों भटक गया? 5 साल का बैन भी लगा अभी उनके ऊपर। देखिए, मेरा एक ही मानना होता है कि अपना कर्म करते रहिए, अपने कर्म से आप मत इधर उधर होइए। और जिंदगी में लोग बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, इसको लेके मैं कभी भी परेशान नहीं होता। हमने अपनी तरफ से किसी के लिए एक अकेले इसकी बात नहीं है, कोई भी हो अपनी तरफ से अपना अच्छा कुछ करने की कोशिश की और 100% हमने देने की कोशिश की है। जो और अगले का जानता है और कर्म जानता है, और भगवान इस चीज़ का साक्षी है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया। जो देखता है वो भगवान देखता है और भगवान इसका फैसला करता है। और जो बैन लगा है वो डोप अगर कोई भी है सबको पता है, और जितने भी खेल से जुड़े हुए हैं सबको पता है कि अगर हम डोप नहीं देते, डोप से भागते हैं, अगर डोप वाडा ना दबाते हैं तो उसमें बैन का प्रावधान है। और 3 बार अगर ऐसे होता है तो उसमें डोप लगता है, बैन लगता है उसमें। और ऐसे कंपटीशन में भागना वे डोप ना देके वो तो पहली बार में ऐसे लगता है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। अब तो लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। और राजनीति करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सी जगह है, और राजनीति करो तो आप अच्छी करो, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए करो, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करिए। राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर जब आप उसमें अपना निजी स्वार्थ देखोगे, चाहे खेल को नुकसान हो चाहे समाज को नुकसान हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा गलत होगा। उसका नुकसान कभी ना कभी खुद को झेलना पड़ेगा। आपने मेडल जीता, बहुत प्यार मिला देश से, लेकिन वो प्यार वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब योगेश्वर दत्त 2 बार चुनाव लड़े हैं और बहुत ही कम वोटों से आप मार्जिन आपका रहा है, तो क्या लग रहा है कि कहाँ गलती आपसे हो रही है? देखिए, प्यार खूब मिला जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था 2019 में। 2014 में हमारी पार्टी को वहीं पे 7700 वोट आई थी, और जब मैं चुनाव लड़ा पहली बार तो 38,000 लगभग 38,000 वोट आई थी। तो वो लोगों का प्यार ही था। और फिर चुनाव हुआ तो 50,000 वोट हमने जीती थी। हार जीत अलग चीज़ है, और जीत भी जाएंगे। और कुश्ती में भी बहुत कुश्ती आ रहे हैं। 7 साल की उम्र में मैंने कुश्ती स्टार्ट की थी, और उससे लेके और जब तक 2016 रियो ओलंपिक तक 4 ओलंपिक में खेला, 1 में मेडल आया है। तो हार जीत लगी रहती है, और यहाँ भी हार, कोई बात नहीं, हार के बाद जीत का रास्ता भी निकलता है। तो उसके लिए मेहनत करते हमारे एक ही काम है कि हम इस देश के लिए कुछ करें। अब बीजेपी में हैं तो हम पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि जैसे 3री बार हरियाणा में सरकार बनी है, केंद्र में 3री बार सरकार बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3री बार प्रधानमंत्री बने हैं। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे हरियाणा में 3री बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने, और आज तक का सबसे बढ़िया रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का 48 सीटें जीती हैं। तो यही चीज़ है कि हम अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं, और पार्टी आगे बढ़नी चाहिए, हमें उससे ज़्यादा हम वो रखते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो एक मुहिम है आपकी पार्टी का, लोकसभा में इसको रखा गया है, विपक्ष इसको मानने को तैयार नहीं है, विरोध हो रहा है, इस पर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, एक देश एक चुनाव में गलती बता रही है कि गलत क्या है। हमारे देश में हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव आते रहते हैं। पहले हरियाणा में हुए थे, उसके बाद महाराष्ट्र में हुए, झारखंड में हुए, अभी अगले 1 महीना बाद दिल्ली में चुनाव होंगे। हर 6 महीने पूरे साल हम इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो एक देश एक चुनाव का फायदा ही है कि एक बार चुनाव हो जाएंगे सारे, लोकसभा के विधानसभा के, उसके बाद फिर देश अच्छी तरीके से काम करता रहेगा। अभी पहले चुनाव लड़ो, फिर देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहो, इसलिए सही है। और मैं बताता हूँ आपको, विपक्षी जो कांग्रेस लगाई सारे, क्योंकि सारा यही है, इनको कभी भी यह नहीं चाहते कि देश अच्छी रफ्तार से चले, एक स्मूथली हिंदुस्तान चले। ये हमेशा यही चाहते, इनका काम रहता है किसी न किसी तरीके से दंगे करवाते रहो, देश में अराजकता फैलाते रहो, और अपना मतलब सीधा रखते रहो। और वो चीज़ जब लोग जान चुके हैं, इसीलिए आपने हरियाणा में देखा होगा, महाराष्ट्र में देखा होगा। तो मेरा मानना है कि ये एक देश एक चुनाव बड़ा अच्छा है, और ऐसा होना चाहिए। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। अच्छा, ईवीएम पे आपको कितना यकीन है? देखिए, मैं दो चुनाव में खुद आ रहा हूँ, ईवीएम में कहीं भी 1% की भी कहीं गड़बड़ नहीं होती। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि भाई साहब ये तो बवाल है।
ये वो गोलमाल है। हमारे उसमें कहावत है ना कि अंगूर खट्टे हैं, इनको अगर जीत नहीं मिलती तो ये ईवीएम पे दोष लगाते हैं, और पता है इनको भी है कि ईवीएम में कहीं भी गड़बड़ नहीं है। अभी इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में 5 सीटें जीती, तभी इन्होंने ईवीएम पे दोष नहीं लगाया। अभी हरियाणा में भी लगाया, महाराष्ट्र में लगाया। तो इनका काम यही है, और इनका एक काम और है कि अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। तो ये चाहते हैं कि जनता से कोई मतलब नहीं, इनको बस कुर्सी चाहिए, वो कैसे भी मिले चाहिए। अच्छा, क्या राहुल जी लगातार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, वाकई में लगता है आपको खतरे में है? खतरे में कांग्रेस है, संविधान खतरे में नहीं है। और संविधान को खत्म करने का काम, संविधान को नुकसान करने का काम कांग्रेस ही पहुंचाती है हमेशा। हमेशा इसका यही रहा है कि अपने तरीके से हम देश को चलाएं, अपने तरीके से कानून बनाएं, जनता को किस तरीके से फायदा पहुंचे, समाज को किस तरीके से फायदा पहुंचे, देश को कैसे फायदा पहुंचे, उससे कांग्रेस कभी कोई मतलब नहीं है। ये किसी भी अच्छे काम का समर्थन कभी भी नहीं करेगी कांग्रेस, इसका ये हमेशा आप इतिहास उठा देख लो, कभी भी कांग्रेस ने देश के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं की। ये इंडी गठबंधन जो है वो आपस में अब लड़ रहे हैं कि भैया असली चेहरा कौन है उसमें। क्या लगता है ये इंडी गठबंधन जो बना है पिछले कई सालों से भाजपा को रोकने के लिए, उसके अंदर आपको दमखम दिख रहा है या फिर यूं ही ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से भी सत्ता संभाली है, जब से भी वो प्रधानमंत्री बने 2014 से, तो उनका जो काम करने का जो तरीका है तो पूरे देश ने उसको पसंद किया है। और इन कांग्रेस की तो वो बात है कि वो क्या बोलते हैं, एक अनार 100 बीमार, कुछ ऐसी कहावत है ना वो जी। तो इनके पास तो एक अनार है, ये सारे बीमार हैं, और मिलना किसी को कुछ नहीं। और ये जितनी भी तीसरी बार सरकार बनी है, ये नीतियों से बनी है, प्रधानमंत्री की जो सोच है उससे बनी है। आप पूरी दुनिया में देखिए कि आज जहाँ भी कोई हिंदुस्तान की बात होती है तो बड़ी इज्जत के साथ नाम लिया जाता है। एक समय ऐसा भी था जब हम खुद अमेरिका या विदेश में जाते थे तो एक 1.5-2 घंटे में लाइन में लगाए रखा जाता था। आज बड़ी इज्जत के साथ हमारे खिलाड़ी हैं, कोई भी है तो वो अमेरिका में जाते हैं, विदेश में जाते हैं तो बड़ी इज्जत मिलती है उनको। वो चीज़ें अभी आई हैं। आप अभी रशिया यूक्रेन युद्ध की बात हो, चाहे कहीं अभी पीछे कतर में जो हमारे नेवी के थे उनको एक मृत्युदंड की सजा मिली थी, वो बाजित बरी वापस आए हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी भी एक ये सोच है जो विदेश नीति है उसकी बदौलत है। अब ये उसके बाद ये विपक्षी वाले कुछ भी करते रहे उसका कोई फायदा नहीं होना। कुश्ती के सुनहरे दिन कब से आएंगे, लौट के आएंगे? देखिए, अगर आप क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो हुआ और इससे पहले एक सुशील जी का एक जो कांड भी हुआ था, उसके बाद बहुत बड़ा झटका लगा था कुश्ती को। मतलब वर्ल्ड फेम पे थी इंडिया की कुश्ती और सडनली ग्राउंड पर आ गई। देखिए, जो सुशील से जो गलती हुई वो चीज़ अलग थी, पर जो पिछले 1-1.5 साल में जो ये हरासमेंट वाला, सेक्सुअल हरासमेंट वाला जो ये प्रकरण हुआ है, उससे पूरी कुश्ती और पूरी हमारे ये सच है सेक्सुअल हरासमेंट वाली बात जो आप कह रहे हो? क्योंकि इंटरनल आप लोग सारी खबरें जानते हो, हमें भी पता है। ये आरोप क्या सच है? आपके रहते कभी ऐसा सुनने को मिला या फिर ये सब एक ड्रामा है? ये कोर्ट में है, ये अब इसका फैसला तो न्यायालय करेगा, पर इसको नुकसान सबसे ज्यादा हरियाणा की बेटियों को हुआ है, क्योंकि उन्होंने बोला कि 1000 बेटियों के साथ ऐसा हुआ है, तो वो बड़ा गलत मैसेज गया पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तो अब जहाँ भी हम भी जाते हैं हमसे ये बातें पूछी जाती है, हमारे पास कहने कुछ नहीं होता। हम बस यही बोलते हैं कि ये कोर्ट में है, इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। पर जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ब्रजभूषण जब अध्यक्ष बने थे उसके बाद कुश्ती ने बहुत ज़्यादा एक अच्छे दिन देखे, कुश्ती में लगातार मेडल आए हैं, तो कुश्ती ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक रफ्तार पकड़ी थी कुश्ती ने। उसके बाद ये जो लड़कियों वाला मैटर है, हरासमेंट वाला मैटर है, वो अगर कोर्ट में वो कुछ गलत किया हो तो उसको सजा मिलेगी। अच्छा, थोड़ा पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछ लूँ, हाल फिलहाल कौन सी मूवी देखी आपने? मूवी कोई नहीं देखी मैंने। मूवी देखते ही नहीं हो आप? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता मूवी का, क्योंकि अब अकेडमी चलाते राजनीति में है तो मूवी पहले भी बिल्कुल शौक नहीं था इतना, अभी काफी टाइम हो गया मूवी का। क्योंकि भाई आपने खुद खाना बनाना सीखा कि नहीं सीखा अब तक? खाना मेरे को आता है बनाना, खुद खाना। अभी भी कभी कभी ऐसा लगता है अपने अखाड़े के दिनों को याद करते, क्योंकि वैसे तो अखाड़े में मैच चलता था हमारे, पर कभी भी पुराने दिन याद करते हैं तो अपना जो छोक होता, तड़का होता है, वो खुद हम कभी लगा के देख लेते हैं कि वो ऐसा हमें आता भी है नहीं आता है। क्या योगेश्वर को लगता है कि उनके ऊपर अगर एक बायोपिक बने तो उसमें हीरो कौन हो? नहीं, ये मैं बिल्कुल भी, ये ना मेरे उस मतलब ये कभी मैं सोचता नहीं मेरे पे एक ऐसी कोई फिल्म बने। और जो हम हैं, जो हमारी फिल्म है, जो भी है, वो लोग जानते हैं, और फिल्में तो झूठी होती है, मेरे को पता है। जिस भी फिल्में बनी है उसमें लगभग झूठ ज़्यादा होती है, सच कम होती है। अच्छा कि भाई वक्त कम है, मैं आपसे आखिरी सवाल ये जरूर करना चाहूंगा, जो विजन है
प्राइम मिनिस्टर मोदी का 2047 में विकसित देश का, क्या लगता है इसमें हरियाणा का रोल कैसे और एक्टिव होगा? देखिए, हरियाणा तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमेशा आगे रहा है, चाहे बात खेल की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे समाज सेवा की हो, और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से एक उनका विजन है, और 2036 ओलंपिक के लिए भी कोशिश में कि 2036 ओलंपिक भी हमें मिले, तो मेरा मानना है कि 2036 ओलंपिक अगर तब तक हम एक खेल शक्ति बन के उभरेंगे। हरियाणा की बात है तो हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो आज के टाइम में काम कर रहे हैं, अभी उन्होंने शपथ लेते ही 24,000 लगभग 24,000 बच्चों को नौकरियां दी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी, उन्होंने जो बिना खर्ची की जो नौकरियां दी और पूरे देश में मैसेज दिया कि भाई ईमानदारी से कैसे काम होता है, और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। तो ये विजन 2047 के लिए ही है कि जब हम ईमानदार हो जाएंगे, योग्यता मेरिट के आधार पर बच्चे लगेंगे, तो मजबूत हिंदुस्तान की नींव रखी जाएगी। और वही सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि हमें देश को मजबूत बने, हमारे युवा मजबूत बने, ईमानदार बने, तभी देश उन्नति कर सकता है। थैंक यू योगी भाई, दिल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप डीएसएस और हरियाणा के मंच पर आए धन्यवाद और बातचीत की। और उम्मीद तो ये एक है बार कि जोरदार हॉकी का तालियां पद्मश्री पहलवान योगेश्वर दत्त जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए हमारे मंच पर न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट और एक सार्थक संवाद आपने किया। मैं अनुरोध करूंगी आप मंच पर बने रहें, और मैं अनुरोध करूंगी न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी वो मंच पर आएं और हमारे खास मेहमान। धन्यवाद।